चीज है। उन्होंने कहा कि हम डेक्कन मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर्स हैं, हम कॉक्स बाजार में जाकर वहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज की खिदमत किए। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जहां कहीं भी सिविल वार होती है, गड़बड़ होती है, हम लोग वहां पर चंद दिन के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर हम उन गरीबों की खिदमत करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम इजराइल को जाते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा में जब ये गड़बड़ से पहले हम डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं और वहां जो छोटे बच्चों के दिल में जो तकलीफ होती है उनका ऑपरेशन करते हैं। आप बताइए, एक चिराग सालारे मिल्लत ने रोशन किया, आज उसकी रोशनी सारी दुनिया में महक रही है, चमक रही है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, मजलिस के मुखालिफिन के पास दिखाने को कुछ नहीं है सिवाय गाली देना, झूठा इल्जाम लगाना, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील करना, मोहब्बतों को खत्म करना, नफरतों को आम करना, दुश्मनी को फैलाना, ताकि उन फिरका परस्त ताकतों को गलबा हासिल हो जाए हमारे घरों पर, हमारे इलाकों में, हमारे महल्लों में। सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ? तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया? तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते। तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। अरे प्रजा पालना का प्रोग्राम हुआ, एक इनका आदमी नजर नहीं आया। एक एक काउंटर के पास मजलिस के अराकीन बैठे हुए थे। मैं उन तमाम अराकीन को सलाम करता हूं जो हैदराबाद पार्लिमानी इलाके के प्रजा पालना के इलाके में बैठे हुए थे और वहां पर आवाम की खिदमत किए। एक एक असेंबली हल्के से 40-45 हजार दरखास्तों के हेल्प डेस्क मजलिस से बनाया। मैं हमारे अराकीन को, सदर मोतमदीन को, असेंबली अराकीन असेंबली को सलाम करता हूं और उनको भी बता रहा हूं कि अपने इस जज्बे को बरकरार रखिए। यही खिदमत का जज्बा मजलिस को यहां तक लेकर आया। यही अवाम और गरीब मुसलमानों की और दलितों की खिदमत हम करते रहेंगे तो मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला हमको और कामयाबी हासिल होंगी। तो नाडेल्ला भास्कर राव की तारीख जो ऐलान कर रहे हैं बैठ करके, हम नाडेल्ला भास्कर राव से तारीख को जानते। प्यारे, तुम्हारी तारीख बहुत कमजोर है। अरे तारीख मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशुभ दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज बन जाती है, उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद खानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुसलाम जो आज आप बैठकर यहां पर हम इन 8000 ऑल इन वन गाइड को बांट रहे हैं, क्या यह दारुसलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार के तबलची है। अरे बताओ, दारुसलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी जात के लिए लड़ा, अपनी खानदान के लिए लड़ा नहीं। मजलिस ने मुकदमा जीता तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज कब्जे का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके शाम में मलगियां मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी इस दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। वेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे। सालार ने परमिशन लिया और यहां पर इस वसी ग्राउंड में एक आईटीआई सालार ने शुरू किया था। आईटीआई से मजलिस का सफर शुरू हुआ। मजलिस का सफर सिर्फ नाडेल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते हैं मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तकरीर करना भी एक फन है, एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हां, झूठ बोलना वो तुम्हारी फितरतों में है। तुम झूठी बोलोगे, तुम नफरत को आम करोगे। अरे तुम अपना जमीर किसी के पास गिरवी रखे हो। ये मजलिस जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं, मैं इन तुलबा और तालिबात को बता रहा हूं, देखो ये जो बिल्डिंगें हैं तुम इसके मालिक हो।
वो इस हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना, तुम दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं जरूर जाऊंगा इस दुनिया से, मैं इस जमीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा। जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी खबरों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुस्सलाम, ये तमाम चीजें कब आबाद रहेंगी? क्या जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं, आपके इत्तेहाद से आबाद रहेंगी, आपके सियासी शऊर से आबाद रहेंगी, आपके मुत्तहदा वोट के इस्तेमाल से आबाद रहेंगी। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं इन तुलबा और तालिबात को रास आपसे मुखातिब होकर आपसे कह रहा हूं, खूब पढ़ो। खास तौर से मेरी इन बेटियों से कह रहा हूं कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे एक के पढ़ने से न सिर्फ आपके घर में एक चिराग रोशन होगा इल्म का, बल्कि अगर कोई हमारी बेटी तालीम याफ्ता हो जाएगी तो कल वो किसी की बीवी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, एक नेक आदमी की, कल वो की मां बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब वो मां तुम बनोगे तो तुम अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता करोगे, तुम उनको इल्म की अहमियत को समझाओगे। तो इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को ये नाइंसाफी का खात्मा अगर आप चाहते हैं, मुसलमान अगर चाहता है कि उसकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, मुसलमान ये चाहता है कि उससे हम हुकूमतों से अपनी बात को मनवा सके, तो याद रखो आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मजलिस को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें आप अपने जहन में रखिए और इंशाअल्लाह ताला ये आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑल इन वन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है 8,000 पूरे तेलंगाना में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप तमाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला एसएससी में आला नंबरात और दर्जात के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बच्चियों के वालिदैन खुदा के लिए इनको पढ़ाओ। यकीनन मैं भी एक बाप हूं, अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं, मेरे पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनको तालीम याफ्ता बनाऊं और फिर उनको अच्छे